हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे DS गुरु चैनल में। कल हमने ACS-01 जो ये बुक है सामने हमारे, इसके कुछ इंट्रोडक्शन वीडियो देखी थी, जिसमें कि हमने देखा था कि ACS-01 के कितने पार्ट हैं और एक पार्ट में कितने चैप्टर हैं। फर्स्ट पार्ट हमने देखा था जिसमें कि 4 चैप्टर थे। आज हम उसका पहला चैप्टर देखने जा रहे हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। देखिए, अब हम आ गए हैं इकाई 1 पर, यानी अध्याय 1 पर, जिसका नाम है उपभोक्ता कौन है। इसमें अगर हम देखें तो इकाई की रूपरेखा, यानी इसका एक इंडेक्स दिया हुआ है एक तरह से। जैसे कि बुक, जब हम कोई भी कॉपी या कोई बुक खोलते हैं तो उसका इंडेक्स दिया होता है, ऐसे ही इस चैप्टर का थोड़ा सा इंडेक्स दिया गया है। रूपरेखा बताई गई कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे इसमें उद्देश्य, फिर उसकी प्रस्तावना को देखेंगे, उपभोक्ता कौन है उसकी परिभाषा देखेंगे, इसी के अंदर फिर हम उपभोक्ता द्वारा खरीदारी की विशेषताएं देखेंगे, इसी के फिर हम उपभोक्ता की रूपरेखा देखेंगे, भारत में उपभोक्ता की सामान्य रूपरेखा को हम इसके अंदर देखेंगे, उपभोक्ता खरीदारी की अभिप्रेरणा के अंदर हम उपभोक्ता संतुष्टि को देखेंगे, फिर थोड़ा सा हम इसकी समरी यानी सारांश देखेंगे, फिर शब्दावली, कुछ उपयोगी पुस्तकें भी इन्होंने बता रखी हैं, हम उसको भी डिस्कस थोड़ा सा करेंगे, बोध प्रश्नों के उत्तर वो भी हम इसमें देखेंगे। आइए तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं उद्देश्य से। उद्देश्य में हमें दिया गया है, इस इकाई में उपभोक्ता की अवधारणा की व्याख्या की गई है, यानी इस अध्याय में उपभोक्ता की अवधारणा की व्याख्या की गई है। इससे आपको यह समझने में सहायता मिलेगी, अब नीचे पॉइंट में बताया गया है क्या क्या समझने में सहायता मिलेगी। एक सामान्य क्रेता से उपभोक्ता कैसे भिन्न है। जो सामान्य क्रेता है, उससे जो खरीदने वाला है, उससे उपभोक्ता कैसे भिन्न है, कैसे अलग है, वो बताया गया है। और उसकी वैज्ञानिक पहचान क्या है, और विकसित देशों के उपभोक्ता की तुलना में भारतीय उपभोक्ताओं की विशेषताएं क्या हैं। और फिर हम आगे देखेंगे कि उपभोक्ताओं को कौन से दबाव प्रभावित करते हैं तथा उनसे निजात पाने के लिए उन्हें कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। आगे हम देखेंगे संसाधनों या पैसों का सर्वोत्तम इस्तेमाल कैसे करें, शिक्षा व मार्गदर्शन कैसे हासिल करें। चलिए हम अब प्रस्तावना को देखते हैं। प्रस्तावना में क्या दिया गया है। प्रिय छात्रों, आप एक सर्वाधिक प्रासंगिक पाठ्यक्रम के छात्र हैं, यानी उपभोक्ता संरक्षण के छात्र हैं। इसके पहले कि आप उपभोक्ता संरक्षण की ज़रूरत व उपभोक्ता समस्याओं के निदान के विविध उपायों के बारे में विस्तार से अध्ययन करें, आपके लिए जानना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि वास्तव में उपभोक्ता है कौन और उसकी रूपरेखा क्या है, जिसको कि हम इस चैप्टर में भी आगे पढ़ेंगे। इस खंड में उपभोक्ता व्यवहार व उसकी ज्ञात्मकता, उपभोक्ता की समस्याओं, उसके अधिकारों व दायित्वों के बारे में परिचय दिया जाएगा तथा इन मुद्दों पर विस्तृत चर्चा बाद में की जाएगी। अब आ जाती है उपभोक्ता कौन है और इसकी परिभाषा। चलिए तो अब हम देखते हैं उपभोक्ता कौन है, इसकी परिभाषा। परिभाषा के अनुसार उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो वस्तुओं व सेवाओं को खरीदारी करता है तथा साथ ही सार्वजनिक सुविधाओं व हवा, पानी जैसे प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल भी करता है। बुनियादी अर्थ में उपभोक्ता का मतलब उन व्यक्तियों से है जो वस्तुओं व सेवाओं की खरीदारी अपनी निजी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं। इस अर्थ में उपभोक्ता उन ग्राहकों से अलग होते हैं
जो वस्तुओं व सेवाओं की खरीदारी या तो उत्पादन के लिए करते हैं या उन्हें दोबारा बेचने के लिए करते हैं। प्राचीन काल में उपभोक्ता भोजन की तलाश में यहाँ से वहाँ भटकता रहता था। उसे जो कुछ भी मिल जाता था खा लेता था। उदाहरण के लिए वह अपना भोजन मछली, अखरोट, बेर, शकरकंद जैसे फलों तथा जानवरों के मांस से प्राप्त करता था। अपने को गर्म रखने के लिए तथा शिकार किए गए जानवरों का मांस भूनने के लिए वह लकड़ियों व सूखी पत्तियों को जलाकर आग का इंतजाम करता था। किंतु अब मानव अनेक वस्तुओं व सेवाओं का प्रौढ़ उत्पादक तथा उपभोक्ता बन गया है। आज की पूर्ण विकसित बाजार व्यवस्था में कुछ लोग वस्तुओं व सेवाओं का निर्माण करते हैं तथा उन्हें मुद्रा के जरिए विनियमन करते हैं। इस तरह उपभोक्ता की नई अवधारणा अस्तित्व में आई, जिसके अंतर्गत वह बाजार में अपने इस्तेमाल के लिए वस्तुएं खरीदता है, इसके भुगतान का वादा करता है तथा खरीदारी की गई वस्तुओं का उपभोग करता है। इसमें उन लोगों को शामिल नहीं किया जा सकता जो पुनः क्रिया के लिए वस्तुओं का क्रय करते हैं या किसी व्यावसायिक उद्देश्य के लिए क्रय करता है। 1993 में संशोधित अधिनियम के अनुसार व्यावसायिक उद्देश्य को वस्तुओं के उपभोग में शामिल नहीं कर सकते हैं। स्वरोजगार के द्वारा उत्पादित वस्तुओं का अपने जीवन में प्रयोग को भी इसमें शामिल नहीं किया जा सकता। हाल ही के निर्णयों के अनुसार एक विधवा द्वारा सिलाई मशीन को खरीदकर सिलाई के द्वारा अपना जीवन यापन करने को उपभोग में शामिल किया गया है। उपभोग की मुख्य विशेषताओं का वर्णन हम निम्न कथनों में कर सकते हैं, जो कि हमें नीचे दिए गए हैं पॉइंट वाइज, उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। चलिए अब इन कथनों को देखते हैं हम। एक उपभोक्ता वह है जो वस्तुओं या सेवाओं का उपभोग करता है। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि कभी भी वो उपभोक्ता नहीं होगा, जैसे कि मैंने एक उदाहरण दिया था कि आटा चावल जिसने खरीदा और वो दुकान पर थोक विक्रेता से लेके फुटकर में ला के फिर बेच रहा है, वो उपभोक्ता नहीं है। जबकि वो उपभोक्ता है जो कि खरीद के लेके आया, जिसने खाना पकाया और फिर खाया, वो उपभोक्ता कहलाएगा। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। उपभोक्ता शब्द का प्रयोग पृथक रूप से वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग के लिए किया जाता है। अब इसमें क्या कहा गया है सेकंड में कि वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग के लिए ही उपभोक्ता कार्य करता है। ठीक है, अब तीसरा हम पॉइंट देखते हैं। वस्तुओं के उद्देश्य के लिए एक उपभोक्ता का अर्थ उस व्यक्ति से किया जाता है जो निम्न दो श्रेणियों में से किसी का अनुसरण करता है, जो आवश्यकता की पूर्ति के लिए वस्तुओं को क्रय करता है, जो क्रेता होने के लिए इन वस्तुओं का उपभोग करता है। अच्छा, अब ये दो श्रेणियां क्या हैं? जो आवश्यकता की पूर्ति के लिए इन वस्तुओं का उपभोग करता है, यानी आवश्यकता थी। यहाँ पर देखिए तीसरे के क पॉइंट में, जो आवश्यकता की पूर्ति के लिए वस्तुओं को क्रय करता है, यानी आवश्यकता थी उसको, उसकी पूर्ति के लिए उसने वस्तुओं को खरीदा, यानी अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए। अब ख पॉइंट देखेंगे तीसरे का, जो क्रेता होने के लिए
इन वस्तुओं का उपभोग करता है, वो क्रेता है यानी खरीदार है, इसीलिए वो उपभोग कर रहा है, यानी उसको किसी चीज़ को ले उपभोग करना है इसलिए वो खरीद रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। अब चौथा पॉइंट देखें, हम फोर्थ पॉइंट देखें। सेवाओं के उद्देश्य के लिए एक उपभोक्ता का अर्थ उस व्यक्ति के लिए किया जाता है जो निम्न दो श्रेणियों में से किसी का अनुसरण करता है। अच्छा, अब चौथे पॉइंट में क्या कहा गया है कि सेवाओं के उद्देश्य के लिए एक उपभोक्ता का अर्थ उस व्यक्ति के लिए किया जाता है जो दो श्रेणियों में से किसी का अनुसरण करता है। वे दो श्रेणियां कौन सी हैं, चलिए देखते हैं। का पॉइंट, जो किसी सेवा का किराया देता है, यानी उसने सेवा ली, उसका किराया दिया। जैसे रेंट पे लोग रहते हैं, कहीं से आते हैं तो वो वहाँ पर रेंट पे रहते हैं, तो उसने सेवा ली तो उसने उसका रेंट दिया। बस में ट्रैवल करा तो उसने सेवा ली, उसका किराया दिया। तो वही, या सेवा को आवश्यकता पूर्ति के लिए प्रयोग करता है, या सेवा को जैसी उसकी आवश्यकता है उसके हिसाब से वो सेवा लेता है। जो इन सेवाओं का लाभ उठाता है या जो सेवाएं मिल रही हैं उनका जो लाभ उठा रहा है वो भी उपभोक्ता की श्रेणी में आएगा। जो अब पांचवा पॉइंट देखते हैं। जो व्यक्ति व्यापारिक उद्देश्य से वस्तुओं का क्रय करता है वह उपभोक्ता नहीं है। वह जो व्यक्ति व्यापारिक तौर पर, मान लीजिए अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था कि बस में बैठा और उसने सेवा ली और किराया दिया। अब ट्रैवल एजेंसी को ले लीजिए। ट्रैवल एजेंसी कोई किसी और की बस है, एक ट्रैवल एजेंसी बीच में मीडिएटर है और वो क्या करता है, टिकट बुक करता है लोगों की और उनको सेवाएं देता है। पर ट्रैवल एजेंसी वाले ने जिसकी गाड़ी बुक करी वो तो उपभोक्ता नहीं कहलाएगा, लेकिन जिसने सेवाएं ली, जो बस में बैठकर गया और जिसने पैसे दिए, सेवाएं लेकर और उसने पैसा दिया यानी किराया दिया, वो उपभोक्ता कहलाएगा। अच्छा, पांचवा पॉइंट दोबारा पढ़ लेते हैं हम थोड़ा सा। जो व्यक्ति व्यापारिक उद्देश्य के लिए वस्तुओं का क्रय करता है वह उपभोक्ता नहीं है, यानी जो व्यापारिक तौर पे वस्तुओं का क्रय करेगा वो उपभोक्ता नहीं कहलाएगा। दूसरे शब्दों में, एक व्यक्ति जो निजी प्रयोग या उपभोग के लिए वस्तुओं को खरीदता है वह उपभोक्ता कहलाता है। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो एक जो व्यक्ति है अपने निजी, यानी जो उसको ज़रूरतें हैं उसके उपभोग के लिए वस्तुओं जो खरीदेगा वो ही उपभोक्ता कहलाएगा, ना कि जो वस्तुओं को खरीद कर आगे बेचेगा वो उपभोक्ता कहलाएगा। अब हम आगे देखते हैं उपभोक्ता द्वारा खरीदारी की विशेषताएं। चलिए अब हम इसको पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। सरकारी व निजी उद्यमों के लिए खरीदारी करने वाले एजेंटों व उपभोक्ताओं के बीच एक विलक्षण अंतर होता है। अच्छा, उपभोक्ता द्वारा खरीदारी की विशेषता, यानी उपभोक्ता कैसी कैसी खरीदारी करता है इसकी विशेषताएं बताई गई हैं इसमें। अब इसमें क्या बताया गया था, अब दोबारा पढ़ते थोड़ा सा। सरकारी व निजी उद्यमों के लिए खरीदारी करने वाले एजेंटों के बीच एक विलक्षण अंतर है। सरकारी और जो निजी उद्यम है वे जो खरीदारी करते हैं, उनके जो एजेंट होते हैं वे खरीदारी जो करते हैं, उनके अंदर बहुत अंतर है। क्या अंतर है देखते हैं। पहली श्रेणी के खरीदारों का सिर्फ एक काम होता है, खरीदना। जो एजेंट होते हैं उनका एक ही काम होता है, सिर्फ खरीदना। ऐसी खरीदारी में सीमित किस्म की वस्तुओं की ही खरीदारी हो पाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि खरीदारी की इकाई काफ़ी बड़ी होती है, जिससे संभावित विकल्पों की तलाश की जा सकती है तथा उत्पादों की गुणवत्ता के लिए समुचित परीक्षण भी किए जा सकते हैं।
या अपने लिए ज़रूरी उत्पादों का उल्लेख करते हुए आदेश भी दिए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा खरीदी गई अधिकांश उत्पादों की मानकता का भी उल्लेख रहता है। दूसरी तरफ उपभोक्ता कम मात्रा में वस्तुओं की खरीदारी करते हैं, नतीजन व्यापक तलाश व परीक्षण संचय नहीं हो पाता, क्योंकि उपभोक्ता की आय बहुत अधिक नहीं होती, यानी बहुत कम होती है। अधिक आय की स्थिति में वह भी ज़रूरी वस्तुओं के लिए ऑर्डर दे सकता है। अगर मान लीजिए अधिक आय होगी तब भी वह ज़रूरी चीज़ों के लिए ही ऑर्डर देगा। उपभोक्ता उन्मूलन खाली वक्त में ही खरीदारी करता है और यह काम उसके अन्य विविध कामों का एक हिस्सा भर होता है। ऐसे बहुत ही कम संभव है कि खरीदारी करते समय वह किस्म किस्म की अनेक चीज़ों का चयन कर ले। उचित प्रशिक्षण के अभाव तथा अनुभव की कमी के साथ उपभोक्ता की विक्रेता की दक्षता के सामने अपने बुद्धि चातुर्य का इस्तेमाल करना पड़ता है। हालांकि बेचने की कला में माहिर विक्रेताओं के सामने उपभोक्ताओं की चल नहीं पाती। अधिकांश विक्रेताओं के सामने उपभोक्ताओं की मंशा यही होती है कि वे खुद अपने विवेक से निर्णय लें। ये विक्रेता उत्पादों के विशेषज्ञ भी होते हैं, नतीजन ये क्रेताओं को दक्ष तरीके से बहला फुसला कर उन्हें अविवेकी क्रेता साबित कर सकते हैं। इसके बारे में आगे विस्तार से चर्चा की जाएगी। अच्छा, अब इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि जो निजी होते हैं, जो सरकारी होते हैं, जो काम ही जिनका ये होता है कि खरीदारी करना, वो घूम फिर के अच्छी चीज़ें चुन ही लेते हैं और उनकी मानकता भी अच्छी होती है, जिनका काम ही ये है। लेकिन जो उपभोक्ता है, उपभोक्ता इतना घूम के नहीं चुन पाता। एक तो एक रीज़न ये है कि उसकी जो सैलरी है वो लिमिटेड है। मान लीजिए अधिक भी है फिर भी वो ज़्यादा नहीं खरीदेगा, क्योंकि वो ज़्यादा लेगा तो ख़राब हो जाएगा। जबकि विक्रेताओं के जो एजेंट होते हैं उनका क्या है, उनका काम ही ये है कि हाँ, उनको ख़रीदना है और आगे देना है। उनका विक्रेताओं का काम है कि बिक जाएगा उनका, अब नहीं तो 2 दिन बाद बिक जाएगा। लेकिन उपभोक्ता क्या है, उपभोक्ता लिमिटेड चीज़ें इसीलिए खरीदेगा क्योंकि उसके पास रखने की और उपभोग करने की क्षमता लिमिटेड है। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। उपभोक्ता की रूपरेखा। मौजूदा सामाजिक संरचना में प्रत्येक व्यक्ति उपभोक्ता है, चाहे उसकी उम्र, उसका लिंग तथा शैक्षणिक व सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी क्यों ना हो, चाहे वह जवान हो या बूढ़ा, धनी हो या गरीब, पुरुष हो या स्त्री, ग्रामीण हो या शहरी, रोजगार युक्त हो या बेरोजगार, वह अंततः उपभोक्ता ही है। यानी इस सूची में दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति शामिल है। उपभोक्ता की रूपरेखा खुद बहुत हद तक सामाजिक संरचना की जटिलताओं पर निर्भर करती है। मोटे तौर पर उपभोक्ता को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। उम्र
भ्रूण, शिशु, बच्चे, किशोर, वयस्क व वरिष्ठ नागरिक। लिंग में अगर हम बांटे तो स्त्री और पुरुष। सामाजिक में बांटे तो सांस्कृतिक स्तर पर साक्षर, निरक्षर, रोजगार युक्त, बेरोजगार, दक्ष, अदक्ष, ग्रामीण, शहरी। मतलब हर तरह का इंसान जो दुनिया में है वो उपभोक्ता है, जो व्यक्ति है वो सब उपभोक्ता हैं। आर्थिक स्तर पर देखें तो धनी यानी अपर क्लास के इंसान जो लोग हैं, निर्धन जो गरीब लोग हैं, मध्यम वर्ग जिसको कि हम मिडिल क्लास बोलते हैं। अभी तक उपभोक्ता रूपरेखा नकारात्मक रही है क्योंकि उन्मूलन उपभोक्ताओं को निरक्षीय व भोला भाला मान लिया जाता है, जिनके साथ कोई भी मनमानी की जा सकती है। ये मनमानी की जा सकती है इसको हम इसीलिए भी कह सकते हैं क्योंकि मान लीजिए दुकान पे कोई व्यक्ति खरीदने कुछ जाता है तो वहाँ पर दुकानदार अपनी समझ दिखाता है ज़्यादा, यानी उसको बहला फुसला के मान लीजिए कोई नई चीज़ आई है तो ज़्यादातर कोशिश यही रहती है विक्रेताओं की, और वो इस चीज़ में कामयाब भी होते हैं ज़्यादातर कि अपनी चीज़ों को आगे जो उनका मन था उस चीज़ को वो क्रेता को बेचने पर खरीदने पर मजबूर कर ही देते हैं। सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो कहा जा सकता है कि उपभोक्ताओं में एक दूसरे को पर्यावरण की ज़रूरतों को नज़रअंदाज करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। मौजूदा विश्व स्तरीय पर्यावरणीय संकट का कारण भी यही है। आज का उपभोक्ता चेतन रूप से एक नैतिक उपभोक्ता भी बनता जा रहा है। इस क्रम में वह नागरिक व उपभोक्ता के दोहरे दायित्व को भी निभा रहा है। दूसरे खंडों के आदर्श उपभोक्ता के संबंध में चर्चा की जाएगी। बोध प्रश्न 1 टिप्पणी। ये टिप्पणी दी गई है। जैसे पहला देखते हैं, अपने उत्तर के नीचे दिए गए रिक्त स्थानों का प्रयोग करें। दूसरा, इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तर से अपने उत्तरों का मिलान करें। अच्छा, अब नीचे दिया गया देखिए, सही उत्तर का निशान, सही उत्तर का निशान लगाइए, सही उत्तर पर निशान लगाइए। पहला, उपभोक्ता व क्रेता दोनों समान व एकमेव नहीं है। अच्छा, अब ये देखिए इसने क्या कहा है, उपभोक्ता व क्रेता दोनों समान व एकमेव नहीं है। ये बात इसने सही कही है या गलत कही है? अब आप लगा सकते हैं इसमें निशान। दूसरा देखिए, सरकारी अस्पतालों का इस्तेमाल करने वाले भी उपभोक्ता हैं, क्या ये सही है या गलत है? अच्छा, इस पे हम निशान लगाएंगे अब, ठीक है। अब देखते हैं, आप अपने आप कोशिश कीजिएगा इसको, ठीक है। और अब हम भारतीय उपभोक्ता सामान्य रूपरेखा, अब हम इसको अगली वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई भी आपको सुझाव देने हो तो कमेंट में सुझाव दीजिए। थैंक यू।